प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जीव विज्ञान की मैराथन कर रहे हैं। यह दूसरी श्रृंखला है। एक श्रृंखला और बची हुई जो आपके लिए आएगी मैराथन की, जीव विज्ञान की। लगातार मैराथन आपकी जारी है। आरओ परीक्षा आपकी 20 सितंबर को सुनिश्चित की गई डेट अभी भी निश्चित है कि आपका पेपर उसी डेट पे होगा। अभी तक कोई बड़ा अपडेट नहीं आया। अगर कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बात कर रहे थे अगर आपका पेपर 20 सितंबर को होता तो उसके पहले हमने आपसे कहा था कि हम हिंदी के समस्त चैप्टरों की और उसके बाद आपके विज्ञान की, जनसंख्या नगरीकरण की, उत्तर प्रदेश विशेष की जो है, इन सभी टॉपिक पे, पर्यावरण की, इन सब के हम मैराथन आपके कराएंगे। साइंस की मैराथन कराएंगे जो हम आपको करा रहे हैं। तो बायोलॉजी का ये दूसरा मैराथन है क्वेश्चन आंसर पे। इसके बाद एक मैराथन और बचा है जिसमें सब मिला करके हम 200 प्रश्न करेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगातार यूपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीट्रिपलएससी इत्यादि में पूछे गए हैं। तो आज का प्रश्न आपके सामने पे ये दिखा। कुछ क्रम आपके क्वेश्चन के सीधे नहीं है, उसको परेशान मत होइएगा, बस आप देखते चले जाइए प्रश्नों को। सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? आपसे पूछा जा रहा है शरीर का सबसे मजबूत भाग यानी दृढ़ भाग कौन है। तो मजबूत की पर्यायवाची क्या होती है? दृढ़ होती है। तो दृढ़ भाग आपको बताना है। तो दृढ़ भाग कौन होता है? उसे आप कहते हैं दंत वल्क कहते हैं, जिसे इनेमल कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनेमल कहा जाता है। दांत के ऊपर पाया जाता है और दांत की जो हड्डी होती है उसे डेंटिन कहते हैं। दांत की जो हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं। तो दंत वल्क जो होता है दांत के ऊपर पाया जाता है, इसे इनेमल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुण सूत्रों की संख्या होती 23 जोड़ी। कितनी होती? 23 जोड़ी। टोटल संख्या होती 46। और जोड़ी में कितनी होती है? तो कितने जोड़े होते हैं? जोड़े पूछे गए हैं तो कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, अब आप तो जानते ही होंगे। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? देखिए, प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम आती है उसे पेप्सिन एंजाइम कहते हैं। लेकिन अलग अलग प्रोटीन के लिए कभी कभी अलग अलग विशेष केमिकल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे दुग्ध प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो दूध प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है उसे पचाने के लिए पेप्सिन एंजाइम की आवश्यकता होती है। लेकिन दुग्ध प्रोटीन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रेनिन एंजाइम की आवश्यकता होती है। और दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है, दूध में प्रोटीन जो पाई जाती है उसे केसीन प्रोटीन कहते हैं। कौन से प्रोटीन कहते हैं? केसीन प्रोटीन कहते हैं। जो कैल्शियम पैराकैसिनेट दूध को किस में बदल देता है? रेनिन एंजाइम दूध में घुली हुई प्रोटीन केसीन पैराकैसिनेट, केसीन को ठोस कैल्शियम पैराकैसिनेट को दही के रूप में बदल देता है और फिर बाद में धीरे धीरे वो क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, कह रहा हमारे शरीर का जो अधिकतम भार होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो हमारे शरीर का लगभग 60 से 65% भाग जो होता है वो जल से बना होता है। किससे बना होता है? जल से बना होता है। एक वर्णांध पुरुष जो कलर ब्लाइंड है, जिसे आप कहते हैं रंग का अंधापन कहते हैं, तो कलर ब्लाइंड पुरुष जो होता है उसकी शादी हो जाती है। किससे हो जाती है? एक सामान्य महिला से उसकी शादी हो जाती है। सामान्य महिला से शादी होने के बाद माता पिता की दृष्टि की सामान्य थी। उनके बच्चों में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की बाणांध होने की संभावना? कह रहा है जो एक बाणांध पुरुष है और एक नॉर्मल स्त्री है, दोनों के बच्चों में किस प्रकार की संभावना है, कितने परसेंट बच्चे कैसे होंगे? तब यहाँ देखिए, इसे समझने का प्रयास करिए। जो बाणांधता होता है या हीमोफीलिया होता है, यक्ष संलग्न क्रोमोसोम डिजीज है। तो यक्ष के ऊपर इसके बाणांधता के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और ये रहा वाई, कह रहा है पुरुष जो है वो बाणांध है। ठीक है, स्त्री जो है वो क्या है? स्त्री के लिए आप यक्स एक्स डोनेट करते हैं। और यक्स एक्स क्या है? स्त्री है। स्त्री क्या है? ए नॉर्मल स्त्री है। अब इनके गैमेट जब सेपरेट होंगे तो गैमेट सेपरेट होने के बाद यक्स एक्स हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? यक्स सी और वाई। यक्स सी मतलब बड़ांध वाला अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएंगे। ठीक, अब मेंडल के लॉ के हिसाब से जो लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे वो तो आसानी से समझ सकते हैं। मेंडल के लॉ के हिसाब से फर्स्ट गैमेट और सेकंड गैमेट से मैच करता है और सेकंड गैमेट फर्स्ट गैमेट और सेकंड गैमेट से मैच करता है। तो जब ये इससे मैच करता है तो यहाँ पे यक्स यक्स और सी पैदा हो जाते हैं, जिसका नाम होता है गर्ल्स पैदा होगी। लेकिन वह वाहक होती हैं। गर्ल्स कभी भी कैरियर नहीं होती हैं, गर्ल्स वाहक होती हैं। यानी गर्ल्स की ब्लीडिंग जो होती है, गर्ल्स में आप कह सकते हैं कि कलर ब्लाइंड की डिजीज नहीं पाई जाती है, वह सिर्फ वाहक होती है, रोग को ले जाती है। ठीक है, तो इस पे यक्स यक्स हो गए और फिर यक्स यक्स यहाँ कर देंगे तो यक्स सी यक्स हो जाएगा। यानी 50% लड़कियाँ जो पैदा होंगी वो कैसी होंगी? कैरियर होंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 50% लोगों को कलर ब्लाइंड होने की संभावना है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है, कह रहा है लाल रक्त कणिकाओं का रंग किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
ईस्ट और मशरूम है, ईस्ट और मशरूम ये दोनों फफूद हैं यानी फंजाई है, दोनों क्या है, कवक हैं यानी फफूद या फंजाई, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप। इंसुलिन, इंसुलिन के नाम बताना। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से किया जाता है, तो आप कहेंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से किया जाता है। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है, ये अग्न्याशय की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। अग्न्याशय कहाँ पाया जाता है, तो आपका ऐसे स्टमक होता है, स्टमक के बाद ऐसे ड्यूडिनम पाया जाता है, और आपने देखा होगा यहीं पे एक पत्ती जैसी संरचना होती है जिसे पेंक्रियाज कहते हैं। इसी पत्ती जैसी संरचना में जो सेल पाई जाती हैं उन्हें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की 3 कोशिकाएं होती हैं, एक होती है अल्फा सेल, एक होती बीटा सेल और एक होती है आपकी डेल्टा सेल। अल्फा सेल से जो क्रोमोसोम निकलते हैं, सॉरी अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलते हैं उसे कहते हैं ग्लूकागान। ग्लूकागान आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि बीटा सेल से जो निकलता है वो इंसुलिन निकलता है और आपके ब्लड में घुले हुए शर्करा को कम करने का कार्य करता है। जब किसी व्यक्ति में इसकी एबनॉर्मलिटी पाई जाती है या व्यतिक्रम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, आपको मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी जो बायोलॉजिकल उर्वरक है, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर है, उसके बारे में आपको बताना है। तो एजोला है, नीलहरित शैवाल है, अल्फा अल्फा, ये तीनों किसके रूप में आते हैं, तो ये तीनों आपके आते हैं जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आनुवंशिकी अभिनियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार करिए। तो यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्ट आप आंसर कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाता है, रोग प्रतिरोध हो जाता है, वृद्ध प्रवर्धन हो जाता है, और इसका तीसरा है जंतु क्लोनिंग। इसके बारे में हम कभी आपसे चर्चा करेंगे, बताएंगे, ठीक है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी, आर्थोप्लास्टी क्या होता है, आर्थोप्लास्टी के बारे में आपको बताना। तो आर्थोप्लास्टी होता है कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, जो कुल्हे का जोड़ होता है उसे प्रतिस्थापित कर दिया जाए, रिप्लेसमेंट कर दिया जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपको इसे शल्य क्रिया की या शल्य क्रिया के विज्ञान में या मेडिकल साइंस में जिसका टर्म दिया जाता है आर्थोप्लास्टी टर्म दिया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और इसमें समझना है कि यहाँ पे रेडियो अपस्थानिक दिए गए हैं और उससे निदान होता है, यानी किसी रोग के उपचार में उसका उपयोग होता है, और यहाँ से प्रश्न 110% पूछे जाने वाले। हो सकता है कि इस तरह की कई श्रृंखलाएं होती हैं, जब हम लोग रसायन विज्ञान करेंगे तो उसमें आपके कम से कम 10 मैच ऐसे आएंगे जिसमें रोग के निदान के लिए इस तरह के मैच पूछे जाते हैं, और एक प्रश्न उसमें से पक्का पूछा जाता है, जो आप मान चलेंगे, जो आप करके जाएंगे उसमें से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, देखते रहिए, अगली सीरीज भी आपकी आएगी तो उसमें आप देखते रहिएगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, चलिए यहाँ पे मैच जहाँ पे है डायरेक्ट मैच को पढ़ेंगे, जहाँ से हम उसके व्याख्यात्मक चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 ट्यूमर की जांच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ट्यूमर की जांच, अगर ट्यूमर बाद में किस में बदल जाता है, कैंसरस सेल में बदल जाता है, तो ट्यूमर की जांच करने के लिए आर्सेनिक 74 यानी आर्सेनिक 74 रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि कोबाल्ट 60 किसकी जांच करने के लिए है, कैंसर की जांच करने के लिए कोबाल्ट 60 है। आयोडीन 131 आयोडीन ग्रंथ की सक्रियता की जांच करता है, जबकि सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम की जांच करता है। कह रहा है कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आपकी बॉडी में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन का काम होता है कि वो आपके शरीर में 3F, यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है, 3F नामक हार्मोन निकालती है। 3F नामक हार्मोन का मतलब होता है फियर, फाइट एंड फ्लाइट, फियर, फाइट और फ्लाइट। तो फियर मतलब होता है डरना, फाइट मतलब होता है लड़ना, और फ्लाइट मतलब होता है उड़ जाना। यानी अगर आपके एड्रेनलिन हार्मोन आपके ऑब्जेक्ट को, सामने वाले ऑब्जेक्ट को दिखाता है कि बहुत कमज़ोर है तो आप उससे लड़ जाते हैं, लेकिन अगर लगता है कि सामने वाला डेंजर, जो खतरा है आपसे बहुत बड़ा है, भयंकर है, आपके लिए नुकसानदायक है, तो आप वहाँ से 1 2 3 हो जाते हैं, यानी उड़ जाते हैं। इसलिए एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कलारीपयट्टू, कलारीपयट्टू किससे संबंधित है, तो कलारीपयट्टू किससे संबंधित है आपको बताना। शारीरिक क्षमता बढ़ाने हेतु युद्ध कला प्रणाली है, शारीरिक क्षमता बढ़ाने हेतु युद्ध कला प्रणाली है, ठीक है। घाव को भरने में सहायक विटामिन है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। विटामिन सी जिसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये आपके घाव को भरने के लिए सहायक होती हैं। और विटामिन सी के जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, विटामिन सी का जो स्रोत है वो है आपके खट्टे जूसे फल, ठीक है, खट्टे जूसे हेयर वाले फल, तो ये विटामिन सी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि टमाटर है, नींबू है और संतरा है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है और त्वचा जो होती है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं, और स्त्रियों में अस्थि मृद्धता
नामक रोग हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है। देखिए, वायरस से रोग होने वाले रोग और बैक्टीरिया से होने वाले रोग, फफूंद से होने वाले रोग आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है, कह रहा कौन सा रोग ऐसा है जो वायरस से फैलता है। वायरस से फैलने वाला रोग यहाँ पे हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस आपने नाम सुना होगा हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस नॉर्मली आप पे कह सकते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी के नाम सुने होंगे आप। बाकी जो है यहाँ पे डिप्थीरिया है, हैजा है, मलेरिया है, ठीक है। ये अलग अलग, डिप्थीरिया हैजा बैक्टीरिया से होते हैं और मलेरिया प्रोटोजोवन के कारण होता है। डिप्थीरिया हैजा किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, और मलेरिया प्रोटोजोवन से होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डिप्थीरिया, निमोनिया, क्षय रोग, प्लेग, टिटनस, टाइफाइड, कालरा, कुकुर खांसी, कुष्ठ रोग, गोनेरिया, पेचिस आदि बैक्टीरिया से फैलते हैं। याद रखिएगा, डिप्थीरिया डिप्लोकोकस नामक उससे बैक्टीरिया से, निमोनिया डिप्लोकोकस नामक न्यूमोनाई बैक्टीरिया से, क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से, प्लेग बैक्टीरिया से, टिटनस बैसिलस चिटैनी नामक बैक्टीरिया से, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से, कालरा क्लास्ट्रीडियम कोलेरी नामक बैक्टीरिया से, कुकुर खांसी आपका इसका हमको याद नहीं आ रहा अभी, कुष्ठ रोग आपका लिप्रेसी नामक बैक्टीरिया से होता है। और उसके बाद गोनेरिया आपकी जो है ये सेक्सुअल संबंधित बैक्टीरियल डिजीज है। ये गोनेरिया आपके जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं उसमें फैलता है, रोग फैलाता है। और उसके बाद पेचिस हैं। ये सभी रोग किससे होते हैं, जीवाणुओं से होते हैं, यानी बैक्टीरिया से होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, हेपेटाइटिस और स्मॉल पॉक्स। हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जुकाम, मम्मस, पोलियो, रेबीज, एड्स, टाइफस, ठीक, सिफिलिस आदि रोग वायरस से होते हैं। मलेरिया से होने वाला रोग है जैसे अमीबी पेचिस, काला ज्वर और प्रोटोजोआ से होते हैं, ठीक। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी के कारण होती है। कह रहा है मक्का में जो सफ़ेद कली हो जाती है, उसकी कली सफ़ेद हो जाती है, वह निम्न में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी कमी के कारण होता है। तो जिंक की कमी के कारण मक्का की जो कली होती है वो सफ़ेद हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक बना है। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में बना हुआ है, तो आप इसे याद रखिएगा। और दूसरा डीएनए बैंक यहाँ पे देखिए, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक लखनऊ में बनाया गया। ज्ञातव्य है कि विश्व का दूसरा डीएनए बैंक, विश्व का प्रथम डीएनए बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका में बना था। कह रहा है यह विश्व का दूसरा डीएनए बैंक है। विश्व का प्रथम डीएनए बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया था। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, एशिया का, अच्छा ये एशिया का पूछ रहा है। विश्व का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ बनाया गया था। विश्व का प्रथम डीएनए बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया था। और एशिया का प्रथम डीएनए बैंक आपके लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पाया जाता है। श्यामी जुड़वा का प्रयोग होता है। श्यामी जुड़वा का प्रयोग होता है। श्यामी जुड़वा का प्रयोग होता है ऐसे जुड़वा के लिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कह रहा है सिम्स इन्हें कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें सिम्स कहा जाता है। तो ऐसे जुड़वा जिसमें आपने देखा कि दो बहनें थीं, नाम तो मुझे याद नहीं, दो बहनें थीं जिन्होंने अपनी 33 साल उम्र को बिताया, दोनों के सर आपस में जुड़े हुए थे। तो वहाँ पे ये जुड़वा कैसे थे, सिम्स जुड़वा कहे जाते हैं। और सिम्स जुड़वा के क्या होते हैं, शरीर का कोई ना कोई हिस्सा कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, ठीक है। ये दोनों लिंग में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान जुड़ा रह जाता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए सहायक होता है। कह रहा है विटामिन कौन सा है जो आपके ड्रीम्स को यानी स्वप्न को याद रखने में सहायक होता है। तो विटामिन B6। विटामिन B6 स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। यह सपनों के रंग, स्पष्टता, गंभीरता को प्रभावित नहीं करता है और न ही सोने के पैटर्न के अन्य पहलुओं पर असर डालता है। जॉन साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। जॉन साल्क पोलियो की खोज के लिए, पोलियो के टीका बनाए थे। जॉन साल्क पोलियो के टीके के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। कह रहा कौन सी ऐसी विटामिन है जो आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होती है। तो वो है विटामिन B12। विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। विटामिन B12 जो है यह आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित की जाती है। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। मैं आपसे आज फिर कहूँगा कि जितने भी आपके विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम याद कर लीजिए, उनके संबंधित चीज़ों याद कर लीजिए। आपसे मैच करने के लिए एक विटामिन से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, सॉरी ग्रंथि नहीं, सबसे छोटी अस्थि है। तो कान में पाई जाती हैं 3 अस्थियां, उसमें से एक अस्थि का नाम है स्टेपीज। स्टेपीज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि जानी जाती है। अष्ट मतलब हड्डी होता है, ठीक है।
एजोला है एक, एजोला क्या है, एक जलीय बैक्टीरिया है। क्या है, जलीय बैक्टीरिया है। एजोला एक जलीय बैक्टीरिया है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो आयोडीन के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन, कह रहा है वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन। कौन सा हार्मोन ऐसा है जो वृक्क से आपके मूत्र के निस्तारण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कहेंगे ADH। कौन सा हार्मोन है, ADH हार्मोन है जो इसके लिए एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसका नाम क्या है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या बेसोप्रेसिन, दो हार्मोन है, इसका नाम है या तो बेसोप्रेसिन आप कह सकते हैं या तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कह सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और उससे संबंधित चीज़ों के बारे में बताना है। इधर कह रहा है हार्मोन लिखे गए हैं और कहाँ से निकलते हैं, श्रावण ग्रंथियों के नाम दिए गए हैं, आपको मैच करके बताना है। तो जब आप मैच करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोजेस्टेरॉन जो है, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है, तो प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय से निकलता है, ठीक है, महिला के। एक मिनट प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है, तो प्रोजेस्टेरॉन महिला के गर्भाशय से निकलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन पुरुष के अंडाशय से निकलता है, ठीक है। गर्भाशय से प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से, पुरुष के अंडाशय से। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथ से निकलता है और इंसुलिन अग्न्याशय से, जैसा कि इंसुलिन के बारे में मैंने ऊपर आपको बताया था। तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कथन और कारक दिए गए हैं जिसको आपको बताना है। कथन और कारण में, भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं, होंगे ही, अमीर को खाना थोड़ी ना, पैसा बचाना है तब न हो रहे हैं। और दूसरा है अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। ये बात सही है, तो आप यहाँ पर आ जाइए, आप कहेंगे कि A और R दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की स्पष्ट व्याख्या करते हैं। अमीरों के पास पैसा है तो वो जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं जो कि उतने एनर्जेटिक नहीं होते हैं, उतने आपके हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक होते हैं। जबकि गरीब के पास पैसा ना होने की वजह से वो समस्त संतुलित भोजन ना कर पाते हैं, कभी चावल खा लेते हैं, कभी सिर्फ आलू खा करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो आप एक कह सकते हैं कि दोनों यहाँ पे सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न है रतौंधी किससे संबंधित है, तो रतौंधी नामक रोग जो होता है विटामिन ए से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। रिकेट्स नामक बीमारी जो होती है विटामिन डी से होती है। स्कर्वी विटामिन सी से होती है जिसका रासायनिक नाम सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और बेरी बेटी विटामिन बी से होती है जिसे थायमिन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे 4 विटामिन दिए गए हैं और इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए थे। तो प्रिय मित्रों, आज का आपका ये सेशन कैसा रहा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपके लिए ये दूसरी श्रृंखला थी, एक श्रृंखला आपकी और बची हुई है। 30 से 40 प्रश्नों की वह श्रृंखला है जिसमें बायोलॉजी के समस्त प्रश्न आप अच्छी तरह से कर लेंगे। उसके तदोपरांत आपको संविधान, आधुनिक भारत का इतिहास, सबके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल पहले नगरीकरण आएगा, फिर यूपी स्पेशल आएगा, फिर उसके बाद संविधान का आएगा। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।